हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने करणी के कुछ सवालों को लिया है जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन की परीक्षाओं में जैसे एनटीपीसी, एसएससी और सीजीएल आदि बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो इस तरह के करणी के सवालों को अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से लगाएंगे तो बहुत ही लंबा समय लगता है और हमारी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं। तो हम इन सवालों को कैसे आसानी से लगा लेंगे, आइए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और इनको लगाते हैं कि हम इस तरह के सवालों को किस प्रकार से लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें, जो हमने सवाल आपको लिया है यह है √6 और फिर प्लस चिन्ह लगा करके फिर लिखा गया है √6, फिर प्लस चिन्ह लगा करके फिर लिखा गया है √6 और फिर प्लस चिन्ह लगा करके फिर लिखा गया है √6 और फिर प्लस और उसके बाद डॉट 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 है। तो इस तरह के सवालों को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखते हैं कि 6 का गुणनखंड हम ऐसा करते हैं कि 6 का जो गुणनखंड है 6 का जो फैक्टर है वह फैक्टर भी आए, आसानी से हो जाए और फैक्टर उन दोनों फैक्टर का अंतर 1 हो। तो जैसे 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 इकन्ने 6 भी होगा और 6 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 दूना भी 6 होगा। लेकिन आप जानते हैं कि 6 का फैक्टर 6 गुणे 1 करने पर जब 6 में से हम 1 घटाएंगे तो इसका अंतर 5 आएगा जो कि 1 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 1, यह 1 के बराबर नहीं है। और जब हम 3 गुणे 2 फैक्टर करेंगे 6 का और 3 में से 2 घटाएंगे तो यह इसका जो अंतर है वह 1 के बराबर है। तो बस हमारा काम यही हो गया, हमें कुछ नहीं करना है। यानी आप समझ सकते हैं कि 6 है और इसका फैक्टर हो गया 2 और इसका फैक्टर हुआ 3, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो 2 और 3 फैक्टर हुआ और इन दोनों का अंतर भी 1 हो गया, 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा। तो हमारे इस पूरे सवाल का जो आंसर होगा वह आंसर होगा क्या, आंसर होगा 3। जो यह बड़ा फैक्टर आया हुआ है इसका आंसर 3 होगा। बस हमारा यही इस सवाल का सॉल्यूशन है। आपको मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, हमें यह देखना है कि 6 का जो फैक्टर है वह क्या है। तो 6 का फैक्टर 6 गुणे 1 है यानी 6 × 1। तो 6 में से 1 घटाएंगे अंतर 5 आएगा, 1 के बराबर नहीं आएगा। और 6 का फैक्टर है 3 गुणा 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा अंतर 1 आएगा। तो जो 3 और 2 में जो बड़ी राशि है, जब यहाँ प्लस रहेगा तो जो बड़ी राशि होगी, जो बड़ा फैक्टर होगा, वही इस पूरे क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन होगा और इसका आंसर हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √20 प्लस √20 प्लस √20 और प्लस √20 और फिर है डॉट 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 और यहाँ प्लस है, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह के सवाल को भी हम अब इसको भी देखें कैसे हल करेंगे। जैसे हमने 6 को हल किया तो 20 का जब गुणनखंड करेंगे तो 20 का फैक्टर होगा 10 × 2 और 20 का फैक्टर होगा 5 × 4। तो जो 10 और 2 है इसका अंतर जो है 8 आ रहा है, यह 1 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू n। यानी 10 में से 2 घटाने पर 8 1 के बराबर नहीं है। और यहाँ 5 में से जब हम 4 घटा रहे हैं तो यह 1 है और 1 इज इक्वल टू है 1, यानी 1 1 के बराबर है। तो बस हमारा काम यहाँ भी आसान हो गया। हमने देखा 20 और 20 के बाद इसका फैक्टर 5 और फिर गुणा 4, यानी इसका फैक्टर हुआ 4 गुणे 5। क्या हुआ, 4 गुणे 5 और इन दोनों का अंतर आ रहा है 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1। तो जो हमारा बड़ा फैक्टर 5 है यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, हमारा आंसर होगा 5। हमें केवल बड़ा फैक्टर लेना है, छोटा फैक्टर ही है 4 हम नहीं लेंगे। तो हमारा बड़ा फैक्टर ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखें आप, तीसरे क्वेश्चन में यहाँ माइनस रखा गया है, यहाँ √30 फिर माइनस √30 फिर माइनस √30 और फिर माइनस √30 और पुनः जो है जो है √30, उसके बाद माइनस लगा करके डॉटेड कर दिया गया। अब यहाँ पर देखें
पीछे वाले क्वेश्चन में यानी पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा कि प्लस का चिन्ह था, यहाँ जो है माइनस का चिन्ह है। तो फिलहाल हम 30 का फैक्टर करते हैं। 30 का जो फैक्टर होगा वह 15 इंटू 2 होगा, यानी 15 दूनी 30 होगा और 15 में से 2 घटाएंगे तो आपको 13 प्राप्त होगा। फिर 30 का फैक्टर करेंगे तो 10 गुणा 3 भी होगा और 10 में से 3 घटाएंगे तो आपको 7 होगा और यह दोनों 1 के बराबर नहीं है। यह दोनों जो है 13 और 7 जो है 1 के बराबर नहीं है, तो हम इस फैक्टर को नहीं लेंगे, हम इस फैक्टर को नहीं लेंगे। अब हम चलते हैं अपना एक अलग फैक्टर करते हैं और अलग फैक्टर में देखिए 30 का यह भी फैक्टर यह 30 का यह भी फैक्टर होता है 6 गुणा 5 और जब 6 में से आप 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1 और यह 1 जो है इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो बस हमारा यही सॉल्यूशन हुआ। हम क्या करेंगे, जो हमारा 30 है इस 30 का जब हमने फैक्टर किया तो हमें मिला 6 गुणा 5 और इसमें देखेंगे जो माइनस वाला होता है, तो इसमें जो कम है अधिक वाला हम नहीं लेंगे, अधिक वाला ये जब लेंगे तो ये प्लस वाला का चिन्ह रहेगा। अगर यहाँ प्लस आता है तो हम 6 रखेंगे। अब चूंकि यहाँ माइनस रखा गया है तो हमारा आंसर यह 5 होगा और यही इस प्रश्न का जवाब है। हमारा आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन जो करणी में इस तरह के थे और देखने में बहुत पेचीदे लग रहे थे, इनको आसानी से हल किया गया। इस चौथे क्वेश्चन को देखें, यहाँ 11 है प्लस अंडर रूट 11 फिर प्लस अंडर रूट 11 फिर प्लस अंडर रूट 11। अब आप इसको देख रहे हैं कि 11 का अगर फैक्टर आप करेंगे तो केवल हमें एक फैक्टर मिलेगा 1 गुणा 11 और इस 11 का इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में जब केवल फैक्टर हमें एक और वह स्वयं संख्या मिले, बात को समझिए कि जब हमें ऐसी संख्या अंदर दी हो कि उस संख्या का गुणनखंड स्वयं वह संख्या और 1 हो तो हम इस तरह से इसको हल नहीं करेंगे, यानी 1 गुणे 11 लेकर के हम इसको हल नहीं करेंगे। इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, 11 के बाद जो अगली संख्या है हम उसको लेंगे और 11 के बाद जो अगली संख्या होती है हमारी होती है 12। 11 के बाद जो अगली संख्या होती है वह कौन सी होती है, 12। और 12 का जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 गुणा 3। हमें क्या मिलेगा, 4 गुणा 3 मिलेगा। और इस केस में आप देख रहे हैं कि 12 का जो हमने फैक्टर किया वह ऐसा फैक्टर हुआ, यह हुआ 4 और यह हो गया 3 और 4 और 3 को आपस में गुणा करने पर 12 हो जाएगा और 4 में से 3 को घटाने पर अंतर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। 4 में से 3 को घटाने पर हमारा अंतर क्या होगा, 1 होगा। तो अब हमें मिला इसका फैक्टर 3 गुणे 4। अब 3 गुणे 4 हमको यह फैक्टर मिला और चूंकि 11 का कोई और गुणनखंड नहीं है तो हमने 11 के बाद की अगली संख्या ली है 12 और 12 का हमने फैक्टर किया है 4 गुणे 3। तो अब इसका जो जवाब होगा वह इस पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन यानी जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, यह जो परीक्षा में उत्तर दिया रहेगा वह रहेगा 3 व 4 के बीच। इसका यही जवाब होगा, क्या होगा, 3 और 4 के बीच। यही इसका उत्तर है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। 3 और 4 के बीच इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ देखें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 और जब हम 13 को देख रहे हैं तो इसमें भी 13 का जो गुणनखंड होगा वह हो जाएगा 13 इंटू 1। तो 13 जो है इसका भी कोई इस तरह से 13 और स्वयं संख्या जो है 13 और 1 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। तो 13 के अब हम पीछे वाली को संख्या लेंगे, जब प्लस रहेगा तो आगे वाली संख्या लेंगे और जब माइनस में रहेगा तो हम पीछे वाली की संख्या लेंगे और पीछे वाली की संख्या लेने पर हमें क्या मिल रहा है, 12। यानी 13 के पहले वाली की संख्या 12 है और 12 का जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 गुणा 4 और इन दोनों का अंतर भी क्या होगा, 1 होगा। 3 में से 4 घटाएंगे 1 होगा। तो जब माइनस के केस में रहेगा तब भी इसका जवाब 3 और 4 के बीच में होगा, हम पीछे वाली संख्या लेकर के हल करेंगे। प्लस रहेगा तो आगे वाली संख्या लेकर के हल करेंगे।
और वो उसका जो फैक्टर होगा उस फैक्टर के बीच में उसका जवाब होगा, उस जो फैक्टर होंगे उस सवाल का जवाब उनके बीच का जो है आंसर होगा। जैसे 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ जो फैक्टर होगा, जो 13 के पहले की संख्या 12 है, 12 का हम गुणनखंड करेंगे 3 × 4 होगा, तो इसका जो आंसर होगा वह भी आंसर होगा 3 व 4 के बीच। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा 3 व 4 के बीच हो जाएगा, तो इसका भी आंसर होगा 3 और 4 के बीच। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 2 सवालों को लेकर, हमने कुछ 5 सवालों को लेकर के इस तरह को स्पष्ट किया। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट छठा सवाल है। छठे सवाल को भी आप देखें, यहाँ 42 है और 42 का जब हम फैक्टर करेंगे, जब हम 42 का फैक्टर करेंगे तो यह लिखा हुआ है √42 -√42 -√42 और -√42 और फिर माइनस करके यहाँ डाट 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 दे दिया गया। तो अब यहाँ 42 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 42 का एक गुणनखंड होगा 21 × 2 और 21 में से 2 घटाएंगे तो इनका अंतर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 19 होगा और यह 1 के बराबर नहीं है। फिर इसका अगला 14 × 3 = 42 और 14 में से हम 3 घटाएंगे तो 11 आएगा, यह भी अंतर 1 के बराबर नहीं है। और एक अगला फैक्टर है 6 × 7 = 42 और जब हम 7 में से 6 घटाएंगे तो इसका अंतर जो है 1 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 42 है, 42 का हमारा फैक्टर हो गया, 42 का फैक्टर हुआ 7 × 6 और 7 और 6 इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है। तो बस इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वह सॉल्यूशन क्या होगा, जो कि जब अंतर आता है तो ये जो छोटी संख्या है यही इसका आंसर होता है। आंसर 6 होगा। आंसर क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पर आप देखें, अब यह गुणा के रूप में है, ना जोड़ के रूप में है, ना माइनस के रूप में है। √5 × √5 × √5 × √5 × √5। अब यह 5 5 5 5 जो है वह 5 बार है। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर बहुत बारीकी से आप जो है तुरंत निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं, आप देखें यहाँ 5 का आया है, 5 बार आया है। यहाँ 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। तो जब इसे और यहाँ पर डॉटेड दिया है या डाट डाट दे करके छोड़ दिया है तो इसका मतलब ही हुआ कि यह बार बार रिपीट हुआ है। तो जब बार बार रिपीट हुआ है और यह संख्या हमारी बार बार करड़ी में 5 आती रहेगी, चाहे वह 7 बार आए, चाहे 5 बार आए, चाहे 6 बार आए, चाहे कुछ भी आए, तो उस कंडीशन में इसका आंसर सीधे सीधे 5 हो जाएगा। यही इसका, अगर यहाँ 7 है तो इसका आंसर 7 होगा। अगर यहाँ 11 11 11 लिखा हुआ है तो इसका आंसर 11 होगा। अगर यहाँ 13 13 13 13 13 लिखा हुआ है तो इसका आंसर 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। करणी के इस सवाल को आप बारीकी से देखें। जो हमने अभी 7वां क्वेश्चन आपको बताया है, √5 √5 √5, तो √5 के बाद वहाँ डाट डाट है। √5 के बाद वहाँ क्या है, डाट डाट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पीछे ले चलते हैं, यहाँ डाट 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 है। और जबकि इस क्वेश्चन में यहाँ जो है डाट डाट नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ डाट डाट नहीं है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें, आप गिन लें, यहाँ 5 जो है कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 2 है, 5 बार है। तो जब 5 2 5 बार हो तो हम 5 बार 2 से गुणा कर लेंगे आपस में। 1 2 3 4 5, 5 बार हम 2 का आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32, यह हो गया हमारा 32। और चूंकि यह संख्या 5 दी हुई है तो हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर यह जो 32 है यहाँ बट्टे लिखेंगे 32, 32 में से 1 कम करके 31 लिख देंगे तो हमारा 5 पर 31/32 की घात हो जाएगी। यही इसका सॉल्यूशन होगा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 5 और 31/32, यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आपने देखा। अब आगे चलते हैं, एक जो हमारा क्वेश्चन 9वां है, 9वां आप देखें क्वेश्चन, यह जो है √7 √7 पुनः √7 पुनः √7 पुनः √7 पुनः √7 और पुनः √7।
तो इस सवाल को भी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गिने 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 7 जो है 6 बार आया है, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 3 और 3 6 बार ही लिखेंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8, या फिर यह हो जाएगा इन सब का गुणा हो जाएगा 8, इन सब का गुणा हो जाएगा 8, यह गुणा हो जाएगा 8। तो 8 का 8 में गुणा करेंगे हमारा 64 होगा। मतलब आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, यह गुणा करना कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यह 64 हुआ। चूँकि इसके अंदर 7 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे और 7 लिखने के बाद यह 64 लिखेंगे। 64 में से 1 घटा देंगे, 63 हो जाएगा। 63/64 अर्थात 7 पर 63/64 की घात, यही इस सवाल का जो है जवाब है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 9 क्वेश्चंस को लेकर के और घातांक और करणी के इस तरह के इंटरेस्टिंग और रुचिकर सवालों को हमने आपके सामने लगा करके दिखाया। तो इस तरह के प्रश्न जब कंपटीशन की परीक्षाओं में आते हैं तो हमको लगाने में असुविधा होती है। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के सवालों में अब हिचकेंगे नहीं और आपके इस तरह के सवाल गलत भी नहीं होंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे गणित के इस चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए और मेरी सभी वीडियोज़ अभी तक ले आपने अगर देखा नहीं है तो उन सभी वीडियोज़ को क्रमशः देखें और अपने गणित को स्ट्रांग बनाएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।